भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद का चुनाव एक बार फिर से आ रहा है, यानी महामहिम का चुनाव। वो चुनाव जो अब तय करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद अब देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीति के साथ गणित का भी खूब इस्तेमाल होता है। वोट सिर्फ वोट नहीं होता, उसकी भी अपनी कीमत होती है। इसलिए आज हम आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, ताकि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के दौरान आप समझ सकें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे कौन सा गणित काम कर रहा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति कब चुना जाता है? भारत में सारा काम संविधान के तहत होता है और संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। चूंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव भी इस तारीख से पहले करा लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। तो बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव भी बाकी चुनावों की तरह चुनाव आयोग ही करवाता है। 15 जून से इस चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया था और 29 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। 30 जून को नामांकनों की जांच होगी और 2 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। फिर 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। इसके बाद देश को मिलेगा उसका अगला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए सीधा चुनाव क्यों नहीं होता? आपने अक्सर सुना होगा भारत और दूसरे कई संसदीय लोकतंत्रों में राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल है, यानी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। सरकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम उन्हीं के आदेश से होते हैं, लेकिन उनके पास असल ताकत नहीं होती। वो बस चुनी हुई सरकार की सिफारिश पर अमल करते हैं। भारत में इक्का दुक्का परिस्थितियों को छोड़ दें तो राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। राष्ट्रपति की इन गिनी चुनी शक्तियों के पीछे कारण है उनका जनता द्वारा सीधे न चुना जाना। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर भारत में एक खुला चुनाव राष्ट्रपति के लिए भी करवा दिया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बनाया और इसी हिसाब से शक्तियों का विभाजन किया गया। ऐसी व्यवस्था में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति को सीधे जनता चुन लेगी तो वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं इकलौता व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों के पसंद हूँ, इसलिए मैं सारे तंत्र से ऊपर हूँ, मैं ही अपने आप में सरकार हूँ। और ये सिर्फ अंजप्शन नहीं है, इसकी मिसाल भी है। 1851 में लुई नेपोलियन ने यही किया था। ये महान नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे और इन्हें जनता ने सीधे वोट देकर फ्रांस का राष्ट्रपति बना दिया। 1852 में लुई नेपोलियन को गद्दी छोड़नी थी क्योंकि तत्कालीन फ्रेंच व्यवस्था में वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने 1851 के दिसंबर में ऐलान कर दिया कि चूंकि उन्हें जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसीलिए वो फ्रांस की संसद को भंग करते हैं। अगले साल उन्होंने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। माने फ्रेंच गणतंत्र खत्म। अब ऐसी कोई स्थिति भारत में न बने, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव खुले तौर पर नहीं कराए जाते। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? अब आता है सबसे अहम सवाल कि वोट कौन कौन डाल सकता है। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। सिर्फ वही जनप्रतिनिधि ऐसा कर सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं सांसद और विधायक। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दें कि राज्यसभा के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें जनता ने सीधे नहीं चुना होता। ये सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सदन के सदस्य बनाए जाते हैं। विधायक के वोट का मूल्य ऐसे मालूम किया जाता है। भारत में हर राज्य की जनसंख्या अलग होती है, इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों और अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की कीमत अलग अलग होती है, ताकि देश के हर नागरिक की पसंद बराबरी से दर्ज हो। इसे कैलकुलेट करने के लिए सूबे की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से डिवाइड कर देना है। जो संख्या मिले उसे फिर 1000 से डिवाइड कर देना। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में थी 8 करोड़ 38,49,905। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या 403 है, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की कीमत होगी 208। अब चूंकि हर विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की तरफ से कुल 83,824 वोट डाले जाएंगे।
जैसा कि लाजमी है, सबसे वजनी वोट यूपी के विधायक का ही होता है। सबसे कम मूल्य होता है सिक्किम के विधायक का, महज 7। अब आते हैं सांसदों के वोट के मूल्य पर। इसलिए सभी राज्यों के विधायकों के वोट की कुल कीमत को लोकसभा और राज्यसभा के कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। एक बात जान लीजिए, खुला चुनाव नहीं है। प्रेफरेंस का चक्कर क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते वक्त मतदाता वरीयता यानी प्रेफरेंस दे सकता है। मतदाता वोट देते वक्त उम्मीदवार के सामने 1 या 2 लिखता है। जब मतों की गिनती होती है तब सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। अगर ये कुल मतों के 50% से ज्यादा नहीं होते तब सेकंड प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। इसमें जिसके ज्यादा वोट हो वो उम्मीदवार जीत जाता है। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए जरूरी थी। तो अब आपको क्या लगता है, कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।